नमस्कार, मैं शरद यादव। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या कर रहे हैं हम लोग दोस्तों? वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके थे। कल की क्लास में हम लोगों ने जो आपके अरुण, वरुण और प्लूटो जो ग्रह बचे हुए थे उनका स्टडी कर लिया था, और आज हमें स्टडी करना है दोस्तों उसके आगे चंद्रमा की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं ये घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन की सीरीज़ है, और इसके साथ इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें लगभग 14 से 15 लेक्चर हो चुके हैं, और बायोलॉजी की भी सीरीज शुरू की गई है, जिसमें 6 से लेकर 7 लेक्चर लगभग हो चुके हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सभी प्रकार की अपडेट्स, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ और भी अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं, और क्लास के भी अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जो कि आपके आरओ और यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगा। तो पॉइंट है यहाँ पे कि उपग्रह, अगर हम बात करें तो चंद्रमा क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसके चारों तरफ जो है कि ये मून घूमता रहता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। और अर्थ हमारी किसके चारों तरफ घूमती है? ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इस तरीके से हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मून की, अर्थात जो उपग्रह होते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो? पहली चीज कि वो अपने ग्रह, अर्थात कि जो मून है वो हमारी पृथ्वी का भी जो है कि क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, और साथ ही साथ वो सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है 3,63,300 किलोमीटर है, लगभग 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक है। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी थी आपसे कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस पर आप मैसेज करके वहां से आप पीडीएफ की सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं दोबारा। और अधिकतम दूरी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। चंद्रमा और पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर, और चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न रखता हूँ कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का उपग्रह है या शनि का है? अगर बृहस्पति का है तो उसका क्या नाम है, या शनि का है तो उसका क्या नाम है? तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इसका जो व्यास है चंद्रमा का 3,475 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है। जब क्या करता है? एक घूर्णन पूरा करता है, और यह लगभग उतनी ही अवधि है जितनी वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में भी लगाता है। इसी कारण से पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव लगभग आधा हिस्सा 59% एक समान जैसा दिखाई देता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम पृथ्वी से जब भी चंद्रमा की स्टडी करते हैं तो हमें चंद्रमा पे कुछ ब्लैक स्पॉटेड दिखते हैं, काले काले धब्बे दिखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे चंदा मामा के गाल पर कुछ काले काले धब्बे हैं, यानी उनकी दाढ़ियाँ बढ़ गई हैं। ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है तो परिक्रमा करते करते वो जो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है ना, वो भी उतना ही समय लेता है जितना वो पृथ्वी का लेता है घूमने में। तो इसीलिए हमें एक सा ही सिद्धांत, यानी हमें एक जैसा ही चंद्रमा हमेशा देखने को मिलता है। अतः यह स्पष्ट है कि चंद्रमा का एक भाग सदैव पृथ्वी की ओर दिखता है। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है, अर्थात जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो दीर्घवृत्ताकार में होता है और झुकाव युक्त होता है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा और निकटतम दूरी पर होता है। ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगा तो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर आपसे दूर रखी जाए आधे किलोमीटर 100 मीटर तो छोटी तो दिखेगी, तो सिंपल सी बात है। और जब निकटतम दूरी पे होता है तो बड़ा दिखाई देता है। ये कोई लॉजिकल बात तो है नहीं, सिंपल सी बात है। और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पे जब 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। अब जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, मैं अगर कोई बात बोलता हूँ तो उसको आप क्या करते हैं? ईजिली सुन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल होता है। लेकिन चंद्रमा पर जब वायुमंडल नहीं है तो जो हमारी ध्वनि है, जो ध्वनि तरंग है, उसके लिए जब माध्यम मिलेगा ही नहीं, निर्वात की स्थिति हो जाएगी, तो किसी भी व्यक्ति की वहाँ पे आपस में बातचीत सुनाई नहीं देगी। तो कितना अच्छा होगा दोस्तों, वहाँ पे कोई भी गॉसिप अगर किसी की कर रहा है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसके बारे में बात हो रही है। और जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच
पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, जब चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, चूंकि ग्रहों और उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, केवल सूर्य के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होते हैं, अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। और अब यहाँ पर मैं आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की एक बेसिक सी डेफिनेशन बताता हूँ या बेसिक सा प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप इसे याद रख लीजिएगा क्योंकि ऐसा कई बार पूछा जाता है स्थितियों के आधार पर। मैं जब एमसीक्यूज कराऊंगा अभी तो आपको पता भी चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं सूर्य ग्रहण, तो भाई सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा। अच्छा, ये दोनों चीजें हम कहाँ से देख रहे हैं? हम ये दोनों चीजें कहाँ से देख रहे हैं? पृथ्वी पर से देख रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं? अर्थ पर देख रहे हैं। तो हम अर्थ की अगर हम बात करें तो ध्यान देने वाली बात है कि ये तो हो गया हमारा सन, ठीक है, और ये हो गया हमारा अर्थ। लेकिन जब ये मून जो होता है ना, ये परिक्रमा करते 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 जब यहाँ पर आ जाता है तो इससे क्या हो जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सीधे किस पे पड़ने पड़ता है? चंद्रमा पर पड़ता है। और पृथ्वी पर जो है कि प्रकाश डायरेक्ट नहीं आता है। तो हम जो प्राणी हैं ये पृथ्वी पर खड़े होकर कहते हैं कि यार लगता है सूर्य पे कोई अंधेरा आ गया है, सूर्य पर कोई संकट आ गया है। क्योंकि जब हम यहाँ से अपनी नज़र को उठाते हैं और चंद्रमा की जगह सूरज को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखता है कि सूर्य पर कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है, अर्थात सूर्य भगवान पर संकट आ गया है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सूर्य पर ग्रहण लग गया। और अगर हम बात करें, यहाँ पर सन तो अपनी जगह स्थिर रहता है, और अगर हम बात करें कि ये अर्थ है और जब यहाँ पर मून रहता है चक्कर लगाते समय, तो ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर तो पड़ रहा है लेकिन चंद्रमा पर नहीं जा रहा है। तो हम इस स्थिति को क्या कहते हैं कि यार चंद्रमा चमक नहीं रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में चंद्रमा मामा पे या चंदा मामा पे क्या लग गया? चंद्र ग्रहण लग गया, यानी कि चंद्र पे ग्रहण लग गया। तो अब एक सामान्य सी स्थिति को समझ लीजिए पूरी तरीके से। अगर मैं बात करूं सूर्य ग्रहण की, ओके, तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सन अपनी जगह स्थिर होता है, पृथ्वी अपनी जगह, और इन दोनों के बीच मून आ जाए अर्थात चंद्रमा आ जाएगा, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो केवल चंद्रमा तक जाएगा, पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि सूर्य पे संकट आ गया, और ये मुश्किल से 1-8 मिनट या 1-8 घंटे का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। बात करें अगर हम चंद्र ग्रहण की इसी तरीके से, तो चंद्र ग्रहण में सूर्य अपनी जगह रहेगा, अर्थ हो जाएगा यहाँ और मून हो जाएगा यहाँ। जो भी प्रकाश आ रहा है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रहा है लेकिन चंद्रमा पर नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आपसे स्टेटमेंट पूछेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। तो यानी जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो केवल और केवल किसका हो रहा है? पृथ्वी और चंद्रमा का, क्योंकि सूर्य अपनी जगह स्थित। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। चलिए अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं हम। तो और यहाँ पे देखिए लिखा भी है, क्या लिख रहा है? यही चीज़ तो लिख रहा है कि चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और उसकी कक्षीय पथ पर निर्भर करता है। चंद्रमा सदैव पूर्णिमा के दिन होता है, और मतलब चंद्र ग्रहण, और जो सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों ये कब होता है? ये सदैव अमावस्या को होता है। इसीलिए तो आप जो भूतिया सीरियल देखते हैं या डरावनी मूवी देखते हैं तो, या नागिन वाला जो सीरियल आता था उसमें क्या कहता है कि मैं अमावस की रात में जो है कि तुझसे बदला लूंगी जाने मन। तो अमावस की रात का मतलब क्या हो गया? ऐसी रात जहां पर सूर्य का कोई प्रकाश नहीं देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं अर्धचंद्र ग्रहण या अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है, और चंद्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति। उपभू का मतलब होता है ऊपर आ जाना, यानी निकट आ जाना। और साथ ही साथ इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है। कहने का मतलब है जब चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा निकट होता है तो जो उसका आकर्षण बल होता है ना वो बहुत तेज खींचता है। समुद्र की जो लहरें होती है, जो पानी होते हैं, वो बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से तट के किनारे पर हमें क्या दिखता है? बहुत अधिक ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं। ज्वार और भाटा तो समझते हैं ना, समुद्र के किनारे जब पानी की लहरें बहुत ऊपर उठती हैं, बहुत ऊपर, तो उसे हम कहते हैं ज्वार। और जब वो नीचे गिरती हैं, अचानक से नीचे गिरती हैं, तो इसे हम कहते हैं भाटा। तो ज्वार और भाटा ये स्थितियां कहती हैं। तो यहाँ से आपको एक और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और जिस कारण उच्च ज्वार होता है जब ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जो सामान्यतः या सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। और इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है
तो इसे उपभू की स्थिति कहते हैं, अपभू की यानी अपोजी कहते हैं। और इस समय ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम हो जाता है, जिस कारण निम्न ज्वार उत्पन्न होता है जो सामान्यतः 20% छोटा हो जाता है। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण यह सर्वाधिक चमकदार दिखाई पड़ा। 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति दिखाई दी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा और चमकदार दिखाई पड़ा था। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में हम सुपर मून कहते हैं, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक हो जाता है, अत्यधिक नज़दीक, तो बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है और बहुत चमकीला दिखता है, तो इसे हम सुपर मून भी कहते हैं। अर्थात सुपर मून वह स्थिति हो गई जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और पूर्ण चंद्रमा होता है, इनकी पूरा पूरा हमें चंद्रमा देखने को मिलता है, फुल मून, तो इसे हम सुपर मून के रूप में भी जानते हैं। और इस समय चंद्रमा लगभग 14% ज़्यादा बड़ा दिखता है और 30% अधिक चमकीला होता है। तो अब आप इसे ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो? तो सिंपल सी बात है, आप अभी जो है कि अपना चंद्रमा देखते रहिए, रोज़ देखिए, और जब ये घटना घटित होगी तब आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ, रेगुलर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही नज़दीक और ज़्यादा चमकीला दिख रहा है। इसी तरीके से घटना होती है ब्लड मून, सुपर मून तो आपने देखी। ब्लड मून क्या होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, ध्यान देना, जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर ही रह जाता है और मून तक बिल्कुल भी नहीं जाता, यानी कि पूरी की पूरी छाया पृथ्वी की ही जा रही है, तो इसे हम पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। और इससे चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के वायुमंडल के छोर से होकर पहुँचता है और इससे चंद्रमा का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, और इसे ही हम ब्लड मून कहते हैं। यानी एक सामान्य भाषा में कहें तो पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति में ही देखने को मिलता है। अब जैसे ब्लू मून की बात करें, यह भी एक परिघटना है। तो आपने सुपर मून देखा, ब्लड मून देखा, अब ब्लू मून देखिए, जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। सौर वर्ष का मतलब होता है 365 दिन, और हर महीने में एक न एक चंद्र दिखता है, तो 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होते हैं तब होता है। एक चंद्रमा लगभग 29.5 दिन का होता है। यदि कैलेंडर वर्ष में 29.5 इंटू 12 करेंगे 12 महीने का, तो 354 दिन का होता है। और इसमें 12 पूर्णिमाएँ होती हैं, और कभी कभी किसी एक वर्ष, मतलब कभी कभी किसी वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा अर्थात कि ब्लू मून का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन एक वर्ष में 365 दिन, 6 घंटे का जो दिन होता है, इसके कारण प्रत्येक 12 पूर्णिमाओं के लिए आवश्यक है कि 354 दिनों के बाद भी लगभग 11 दिन शेष रह जाते हैं, और यही कारण होता है कि एक अतिरिक्त पूर्णिमा घटित होने लगती है, एक अतिरिक्त पूर्णिमा बनती है, और इस अतिरिक्त पूर्णिमा को ही ब्लू मून की संज्ञा देते हैं। जनरली पूर्णिमा क्या होती है? 28-29 दिन की होती है, तो हर महीने में एक ही तो पूर्णिमा पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए जनवरी में 28 तारीख को पूर्णिमा पड़ी, फरवरी में भी आपको 28 की पड़ गई, मार्च में 28 दिन कब होगा? लगभग 25 दिन पे हो जाएंगे, 25 मार्च को। और फिर अप्रैल में कब होगा? लगभग 23 अप्रैल को हो जाएगा, या 22 अप्रैल को 28 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही करते करते आप जाएंगे तो 1 साल 2 साल के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाएंगी, और उसी को हम ब्लू मून कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो सुपर मून कब होता है? जब चंद्रमा सबसे नज़दीक होता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, तो उसे सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा पर बिल्कुल भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, पूरी तरीके से पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो उसे हम रेड मून कहते हैं या ब्लड मून कह देते हैं। और ब्लू मून कब होता है? जब पूर्णिमा आपकी किसी एक महीने में 2 बार पड़ जाए, तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है ना, उसे ही हम ब्लू मून कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक 2.5 वर्ष में ऐसा एक माह आता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार होती है, प्रत्येक 2.5 वर्ष में। यदि दोनों पूर्णिमाओं के बीच का अंतर लगभग 29.5 दिन का है, तो प्रचलित लोकप्रिय धारणा के अनुसार 2 पूर्णिमा होंगी जिस माह में, उसकी दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहेंगे। क्योंकि पहली पूर्णिमा तो जो है कि कॉमन है, जो हर महीने मिलती है, लेकिन अगर जब दूसरी पूर्णिमा आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने 2-2.5 साल बाद देखा कि अप्रैल में 8 तारीख को ही जुएगी, 8 नहीं 3 तारीख को पूर्णिमा हो गई। अब 3 तारीख की अगर मैं बात करूं, मतलब मार्च में मान लीजिए, चलिए मार्च में हम लोग मानते हैं कि 2 मार्च को हमारी पहली पूर्णिमा पड़ गई, तो आखिरी पूर्णिमा कब पड़ेगी? दूसरी पूर्णिमा, जाहिर सी बात है 28-29 दिन के बाद जोड़ोगे तो 31 मार्च को पड़ सकती है। तो ऐसा होगा कि वो दूसरा जो पूर्णिमा पड़ेगी वो आपकी ब्लू मून कहलाएगी, ठीक है। और इसी आधार पे 2009, जिसमें क्रमशः 2 दिसंबर और 31 दिसंबर को पूर्णिमा का अवसर निर्धारित किया गया था, यह निर्धारित हुआ था, और 31 दिसंबर को हमने पूर्णिमा को ब्लू मून कहा, क्योंकि 2 दिसंबर के बाद जब आप इसमें 29 दिन जोड़ोगे तो 31 दिन ही हो जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो अब जरा इन शॉर्ट में आपको एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताता हूँ।
देखिए, अगर आपसे पूछता है सुपर मून दोस्तों, देखिए ये वो शब्द है ना जो आपको क्लियर होनी चाहिए। सुपर मून का मतलब क्या होता है, जब 20% बड़ा हो जाए और 30% आपको चमकीला दिखे, यानी सूर्य से क्या होगा, पृथ्वी के एकदम नज़दीक आ जाए, पृथ्वी के नज़दीक आ जाए, तो आप कहोगे सुपर मून की कंडीशन। अगर आप कहोगे ब्लड मून की कंडीशन या रेड मून जिसे हम कहते हैं, तो ब्लड मून का मतलब होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से अर्थ पे ही जा रहा है, मून पे कोई प्रकाश नहीं जा रहा, यानी पूरी तरीके से छाया पड़ गई है, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड मून हो जाता है। अब अगर हम बात करें ब्लू मून की, ब्लू मून का मतलब हो गया जब किसी माह की सेकंड पूर्णिमा पड़ेगी, तो उस दिन पड़ने वाली पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रहनी चाहिए, इतनी तीनों बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि तीनों से प्रश्न बनते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो कुछ मौसमी घटना है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न पूछता नहीं है। अब चलिए, अब आ जाते हैं हम दोबारा अपने प्रश्न की ओर कि किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान तथा उस ग्रह या उपग्रह के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जी का मान है 9.8 के आसपास कुछ है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जो भी हो, तो इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रमा पर, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसका 1/6 हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपने पृथ्वी पर लिए 6 किलो आलू, ध्यान दीजिएगा, 6 किलो आलू या 6 किलो चीनी या कुछ भी ले लिए, और चंद्रमा पर चले गए खाने के लिए, तो वहां पे उसका वजन कितना दिखेगा, 1 किलो केवल महसूस होगा। कितना प्रतीत होगा, केवल 1 किलो। चंद्रमा पर जो काले धब्बे देखने को मिलते हैं, जो चंदा मामा के गाल पर काले धब्बे देखने को मिलते हैं, तो इस काले धब्बे के क्षेत्र को लूनर मेयर को मेयर कहा जाता है। यह एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है सागर। अर्थात चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेयर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है। अर्थात ये माना जाता है कि जो काले धब्बे होते हैं ये सागर की बात करते हैं, कि यहाँ पे समुद्र या सागर की स्थिति होगी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर भी इसे कहते हैं। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम मानव युक्त चंद्रमा जो चंद्रयान था वो अपोलो 11 के द्वारा उतारा गया था, जो कि रसिया के द्वारा भेजा गया था, नासा के द्वारा। ये आपको क्लियर करना है। चलो आगे क्लियर कर दूंगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था, ठीक है। और अमेरिका के अपोलो 11 मिशन यानी नासा द्वारा छोड़ा गया था। 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस, एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे। लेकिन हम लोगों को बचपन से क्या पढ़ाया गया कि केवल नील आर्मस्ट्रांग ने ही जो है कि चंद्रमा पर अपोलो 11 के तहत कदम रखा। ये गलत बात पढ़ाई गई है, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग माना कि उस टीम के, उस मिशन के लीडर थे, नेतृत्व करता थे, लेकिन केवल उन्होंने ही पैर नहीं रखे, बाकी तीनों ने भी रखे। और कभी कभी आप मीम्स देखते होंगे कि पहला चंद्रमा पे पैर किसने रखा, पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने, दूसरा कदम किसने रखा, तो सोचने लगते हो कि दूसरा व्यक्ति कौन होगा। तो मीम्स क्या कहता है कि अरे भाई दूसरा पैर भी नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा होगा, एक ही पैर थोड़े रखेंगे, वो दोनों पैर से चलेंगे। तो हालांकि वो तो मीम्स हो गया। ये आप इन तीनों के नाम याद रखिएगा, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे थे। अब अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को केप कैनेडियन यानी कि फ्लोरिडा के से उड़ान भर के चंद्रमा पर से सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर 20 जुलाई 1969 को उतरा था। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा से पृथ्वी के लिए चला यह मिशन 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक वापस लौट भी आया। लेकिन इसी कड़ी में भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C11 ध्यान देना के माध्यम से पहले चंद्र अभियान चंद्रयान प्रथम को प्रक्षेपित किया गया। कौन से PSLV से भेजा गया, C11 से। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान प्रथम अपने 5वें और अंतिम चरण के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया और चंद्रयान पर नज़र रखने के लिए बंगलुरु से कुछ दूरी पर ब्यालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई। फिर आता है चंद्रयान 2 की बारी, जो कि भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी मिशन रहा। चंद्रयान 2 मिशन में ऑफ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र से छोड़ा गया था। GSLV MK3M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था।
जो कि इसकी पहली उड़ान थी। हालांकि चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने के लिए संचालित किया गया था, लेकिन वो पहुंच नहीं सका। वहां पे जो लैंडर था उससे संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से ये अभी भी घूम रहा था। लेकिन अभी चंद्रयान 3 पहुंचा तो उसने हेलो किया कि हाय दोस्त, तुम भी वापस आ गए। मतलब चंद्रयान 3 गया तो चंद्रयान 2 ने उसका स्वागत किया। कहने का मतलब है कि चंद्रयान 2 के जो लैंडर था उससे उसकी कनेक्टिविटी मिल गई। मतलब कि उसने देख लिया कि भाई भारत का एक और चंद्रयान आ चुका है, तो दोनों दोस्त आपस में मिल गए। सेलेनी का जापानी उपनाम कागुया है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया जापान का अंतरिक्ष यान था। इसे 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया। हालांकि ये चीज़ जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के लिए चंद्रमा से, तो आपको पता होना चाहिए क्या, चंद्रयान जो मिशन है वो थर्ड जो अभी लॉन्च किया गया है। पहले चीज़ इसकी डेट पता होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको इसकी डेट बता सकता हूँ, लेकिन कुछ आप भी गूगल करेंगे तो आपका माइंड क्या होता है, एक्टिव मोड में आता है और चीज़ें याद रहती हैं। दूसरा, इसका लॉन्च व्हीकल मोड क्या था, मतलब कि किस लॉन्च पैड से इसे भेजा गया, किस मिसाइल से भेजा गया। तीसरा, मैं आपको बताता हूँ कि ये साउथ पोल पे गया था। ठीक है, साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का फर्स्ट देश हो गया इंडिया, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने चंद्रमा को भेजा था वो उसके दक्षिणी ध्रुव पर नहीं भेजा था, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में भेजते थे। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला भारत पहला देश हो गया जिसको चंद्रयान के रूप में लॉन्च किया और सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको डेट और जिस भी मिसाइल से भेजा गया था, जिस भी PSLV, GSLV या RLV जो भी यूज किया गया, LMV वगैरह, तो ये आपको कमेंट करके बताना है ताकि आपको अपडेट रहना जरूरी है। तो अब शुरू करते हैं हम इसमें। पहला MCQ, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। तो भाई 1969 को रखा गया था, बिल्कुल सही बात है। हम बात करते हैं, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अपोलो 11 मिशन था अमेरिका का, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर इसमें सम्मिलित थे। केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने ही चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, पृथ्वी पर, जुपिटर पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर। तो ये हम चंद्रमा पर देखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शांति का सागर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कभी कभी शांति का सागर भी कह देते हैं। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र लूनर मेयर को मेयर कहा जाता है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सागर। चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेयर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है, और इसी भाग के में प्रथम मानव युक्त चंद्रमा या चंद्रयान अपोलो 11 उतरा था। अगला प्रश्न, चांद का सदैव अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया ही हमें बार बार दिखता है। ऐसा चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, और जो लगभग उतनी अवधि है जितनी उसमें पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। तो ये गलत है क्या, क्योंकि चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस नहीं होता है, बल्कि 27 दिवस लेता है। 27 दिन 7 घंटे कुछ लेता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कूट की बात हो रही है, तो सी हो गया। देखिए उत्तर क्या हो गया, सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बात करोगे, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्ताकार और झुकाव युक्त है। चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है, तो छोटा, और निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। वो अपने अक्ष पर लगभग 27 दिन कुछ घंटों में एक गुणन पूरा करता है, जबकि एग्जाम मतलब प्रश्न में क्या दिया, 23.5 घंटे, तो गलत हो गया। और उतनी ही अवधि लेता है जितनी वो पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है, और इस अपने अक्ष पर यह घूर्णन सिंक्रोनस घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंक्रोनस घूर्णन कहलाता है। इसका कारण चंद्रमा का सदैव एक ही अभिन्न फलक ही दिखता रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन काल के बराबर होता है। यह बात सही है, यानी कि लगभग 27 डिग्री, मतलब लगभग 27 दिन या 27 दिन के आगे 27.5 दिन मान लीजिए, इतने पर ही वो अपने अक्ष पे घूमता है और इतने पे ही वो पृथ्वी पर भी घूमता है। इसीलिए इसको दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रीलिम्स में क्या किया, यूपीपीसीएस ने आईएएस का ही प्रश्न उठा के सीधा पूछ लिया, तो सेम वही प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि 27.322 दिन के हिसाब से भी देख लो, या 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है और जो भी हम बात करते हैं वो उससे क्या होता है, ध्वनि पैदा होती है। और ध्वनि कैसी तरंग है? ये एक यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग के लिए क्या आवश्यक होता है? माध्यम आवश्यक होता है। और चंद्रमा पर जब वायुमंडल नहीं है तो क्या स्थिति होगी? निर्वात की होगी। और निर्वात में केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही केवल गति कर सकती हैं। यांत्रिक तरंगे जैसी तरंगे इस पर नहीं चल सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर बातें सुनाई नहीं देंगी। तो गॉसिप करना बहुत आसान रहेगा। यहाँ पे ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वायु इसका एक सशक्त माध्यम होता है। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसलिए एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सारा प्रकाश केवल पृथ्वी पर ही रह जाता है, चंद्रमा पर नहीं जाता। तो इसको आप देख लीजिए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो ये गलत है, क्योंकि इस समय की कंडीशन को हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ गया? पृथ्वी। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो गया। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रहों और उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये केवल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अब इसी में अगर मैं आपको एक और रिवीजन करा दूं, या आपको याद होना चाहिए कि सुपर मून की स्थिति कब होती है दोस्तों? जब वो नज़दीक होता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है। ब्लड मून की स्थिति कब होती है? जब वो क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है। और ब्लू मून की स्थिति क्या होती है? जब किसी महीने की दूसरी पूर्णिमा पड़ती है तो उसे ब्लू मून कहते हैं। फिर से अब देखिए, ये प्रश्न रिपीटेड है कि चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो बी ऑप्शन हो गया। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में ही चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था? उपभू। क्योंकि ये सूर्य मतलब जो चंद्रमा था, इसने क्या किया, जो अभी तक इतनी दूरी पे रहता था वो अचानक से इतने नज़दीक आ गया, तो इसीलिए ऊपर आ गया, मतलब एकदम नज़दीक आ गया। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इस तरीके से होता है। देखिए, ये रहा सूर्य और ये रही अर्थ और ये रहा मून। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये कितना बन गया? ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसी को हम कहते हैं अर्धचंद्र, ठीक है, और किसी चीज़ को हम नहीं कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। बेमेल को चुनिए। बेमेल को मतलब कुछ अलग रीजनिंग करनी है। मंगल आपका ग्रह है, बुध आपका ग्रह है, पृथ्वी आपका ग्रह है, लेकिन चंद्रमा आपका उपग्रह है। तो ये अलग हो गया, क्योंकि बाकी तीनों क्या है? ग्रह है, और ये उपग्रह है आपका। ये मैंने आपको बता दिया। अब निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? भाई कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा ही नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा क्या होगा? ये आपका उपग्रह है, जबकि पृथ्वी, बुध, मंगल ये सभी के सभी ग्रह हैं। अब सुमेलित करना है यहाँ पे। यहाँ दिया हुआ ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा। तो देखिए, उपग्रह में तो चंद्रमा जोड़ लेंगे, ग्रह में आपका यूरेनस भी हो जाएगा, यानी अरुण हो जाएगा, लेकिन पुच्छल तारा मैरिनर हो जाएगा, या क्या होगा? तो इसको हम सीधे व्याख्या में देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यूरेनस अर्थात अरुण एक ग्रह है जो सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां है। मैरिनर 9 है वो मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए 30 मई 1971 को नासा द्वारा छोड़ा गया था। और हेली पुच्छल तारा है जो 1835 को, 1910 को और 1986 में पृथ्वी से दिखाई दिया। अगला प्रश्न आता है आपका ब्लू मून। अब ब्लू मून की बात क्या थी? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी वाली जो पूर्णिमा होती है, सेकंड पूर्णिमा, उसी को हम ब्लू मून कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। इसे मैंने बहुत अच्छे समझा दिया आपको। अब यहाँ पर आपका जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा? 1/6, यानी कि उसके भार में कमी हो जाएगी, तो उसका भार घट जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे भार है 60 किलो, तो जैसे आप चंद्रमा पे जाओगे वहाँ एक बच्चे की तरह आप ट्रीट करोगे कि यार हमारा वजन तो 10 किलो हो गया। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है भाई? कितनी दूरी है? अभी चंद्रयान लॉन्च किया गया तो पता होना चाहिए कितनी दूरी है। 3,64,000 किलोमीटर लगभग है। यही एक सबसे अप्रॉक्सीमेट आ रही है, 3,64,000, जबकि औसत दूरी 3,84,000 है और मैक्सिमम दूरी है 4 लाख।
और यहाँ पे हमारा एक लास्ट प्रश्न है इसका कि एक देश अपने सेलेनी यानी कि सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिकी अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। ऐसा किसने काम किया था? जापान ने किया था। किसने किया था? जापान ने। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। तो जरा क्षुद्र ग्रह देखने से पहले, मतलब पढ़ने से पहले जरा हम इसको देख लेते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्षुद्र ग्रह की बात करें तो देखिए ये तो आपका हो गया सूरज। क्या हो गया दोस्तों? ये सूरज हो गया यानी कि सन हो गया। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो एक एक करके हम जरा करते हैं। ये जो सबसे पहला ग्रह दिख रहा है इसका नाम क्या दे दें हम? बुध दे दें? जी बिल्कुल। और ये जो दूसरा ग्रह दिख रहा है इसका नाम क्या दे दूं मैं? बताइए। इसको हम लोग कह देंगे शुक्र। क्या कह देंगे? शुक्र। ये तीसरा जो नीले रंग का ग्रह दिख रहा है हल्का सा, इसका नाम क्या हो जाएगा? नीले रंग का क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पे पानी है सबसे अधिक, तो ये पृथ्वी। चौथे ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा ग्रह हो जाएगा? मंगल। और फिर ये जो सबसे बड़ा ग्रह दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? बृहस्पति, जुपिटर। और ये सैटर्न यानी कि शनि। और ये वाइट कलर का यूरेनस अर्थात कि अरुण। और ये हल्का सा ब्लूइश है, ये वरुण हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो सारे ग्रह हो गए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बीएसपी में बीएसयू नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप ट्रिक बना सकते हैं। मैंने इससे पिछली क्लास में बताया भी है कि क्या होता है बीएसपी में बीएसयू का मतलब। तो ये तो आपने ग्रह देख लिए, लेकिन अब जो हमारा चैप्टर है क्षुद्र ग्रह, तो आप ये देखें कि ये जो रहा बृहस्पति ग्रह और ये रहा आपका मंगल ग्रह, इनके बीच में छोटे छोटे पत्थर होंगे जो हल्के येलोइश कलर के दिख रहे होंगे, हल्के गोल्डन कलर, येलो कलर दिख रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से। असल में इनका रियल कलर ये नहीं है, ये तो बस एक इमेज में बनाया गया है जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ हल्के रेड कलर से, देखिए आप। और ये सब क्या कर रहे हैं? ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? लेकिन ये घूम कहाँ पे रहे हैं? ये आपके मंगल ग्रह यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूम रहे हैं। तो बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में जो पिंड देखने को मिलते हैं उनकी एक मेखला मतलब होता है एक तरीके से पट्टी देखने को मिलती है बहुत अधिक मात्रा में। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं दोस्तों? इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कह देते हैं। और इसी तरीके की एक मेखला आपको वरुण के पीछे देखने को मिलेगी, ये वाली जो मैं पीछे लाइन खींच रहा हूँ, वरुण के पीछे, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। अब सौर मंडल में हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह को कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, जो कि पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की। अभी मैंने आपको दिखाया। और अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच की एक पट्टी होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसे हम कहते हैं। यही तो मैंने आपको दिखाया। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि केंद्र में अगर ये सूर्य है तो यहाँ पर आप देखोगे पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, हालांकि बुध और शुक्र को यहाँ पे हिडन कर दिया। तो ये जो मंगल ग्रह है और ये बाहर जो बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में ही तो ये पट्टी देखने को मिली है। और ये भी क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसीलिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ये देखने को मिलते हैं। सभी क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं, यानी कि इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। कोई ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा आड़ा तिरछा बनेगा। पृथ्वी की तरह कोई गोल या दीर्घवृत्ताकार नहीं है, सबके डिजाइन अलग अलग हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत है। अर्थात एक प्रश्न ये ध्यान रखना कि क्षुद्र ग्रह भी सभी ग्रहों की तरह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे सौर मंडल के ही हिस्से होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किंतु कुछ का व्यास थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 1000 किलोमीटर तक का। जैसे सेरेस हो गया। सौर मंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। एक होता है मुख्य पेटी, इसमें सूर्य से 2-4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच की स्थित चट्टानी टुकड़े होते हैं। और इस बेल्ट को 8 समूहों में प्रमुख क्षुद्र ग्रहों के नाम में बांटा गया। जैसे हंगेरियास हो गया, फ्लोरास हो गया, फोकिया हो गया, कोरोनिस हो गया। इस तरीके से ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी दिख रही थी उसे 8 नामों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इयोस हो गया, थेमिस हो गया, सिबिलिस हो गया, हिल्डास हो गया। पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह 4 मुख्य कक्षाओं में होते हैं, जैसे अमोर्स, अपोलोस, एटेंस और अटिरास। ट्रांजस यह बृहस्पति के लैग्रेंज बिंदु के समीप होता है, यानी लैग्रेंज बिंदु। और इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने क्षुद्र ग्रह सेरेस की खोज की थी। हालांकि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि नहीं अभी हम देख लेंगे, एग्जाम में जो प्रश्न आए होंगे। पलास, जूनो तथा वेस्टा अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। अब बात करेंगे 23 सितंबर 2019 को, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 को अब प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक जो है पंडित जसराज 300128 के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह है 300128, इसका नामकरण जो किया गया वो किस भारतीय शास्त्री के नाम पर किया गया है, तो पंडित जसराज के नाम पे किया गया है। तो पहला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कह देते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, जैसे सेरेस वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया, तो इसको यहाँ पे दोबारा रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो क्या बृहस्पति और शनि के बीच स्थित है? नहीं, ये बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, लेकिन दूसरा सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक जाता है। और क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही कथन की पहचान करनी है, तो पहला और दूसरा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं उनका नाम क्या? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में क्या अंतर होता है? अब धूमकेतु क्या होते हैं? जो उल्का पिंड होते हैं ना, जो हमारे पृथ्वी पे जगह जगह कभी कभी गिरते हैं, जैसे गड्ढे हो जाते हैं पृथ्वी पे, जैसे MP में एक है, और महाराष्ट्र की लोनार झील जो कि एक उल्का पिंड के गिरने की वजह से क्या हुआ, महाराष्ट्र के लोनार जिले में एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया, और उस गड्ढे में पानी भर जाने से क्या होता है, वो एक झील के रूप ले लिया है। तो क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे तो ये लघु चट्टानी ग्रहिकाएं यानी कि प्लेटेनॉइड होते हैं, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं, यानी कि गैस के गोले होते हैं, ठंडे गैस के गोले, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। यह भी बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रश्न में। और धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। तो 1 और 3 तो सही है, लेकिन ये गलत है कि जो धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, ये गलत है। यहाँ पे समझ लेते हैं। धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है, यानी कि ये भी सौर मंडल में ही रहते हैं, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे ग्रह कर रहे हैं वैसे ये भी कर रहे हैं। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, एक होता है नाभि, एक होता है कोमा और एक होता है पूंछ। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है, जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल 2 पूंछ का आकार ले लेती है, और धूमकेतु मुख्यतः कूपर बेल्ट एवं ऊर्ज क्लाउड में पाए जाते हैं। अब ये कूपर बेल्ट कहाँ पे होती है? जो वरुण के पीछे मैंने आपको दिखाई थी ना, वरुण के पीछे, उसी को कूपर बेल्ट भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले धातुओं के ऐसे पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और बृहस्पति और मंगल के बीच में एक पट्टी के रूप में देखने को हमें मिलते हैं। तो अब यहाँ पे डिटेल से आप धूमकेतु और उल्का के बारे में समझेंगे। तो यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु को इंग्लिश में हम कॉमेट्स कहते हैं या पुच्छल तारे। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। अगर ये सूर्य के नज़दीक होते तो पहली चीज़ ये बर्फ और हिमानी के रूप में नहीं पाए जाते। ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर आपको पता है कि धूमकेतु बर्फ और हिमानी के गोले हैं तो सूर्य से नज़दीक तो नहीं होंगे। अगर सूर्य से नज़दीक होते तो बुध ग्रह की तरह, मंगल ग्रह की तरह, शुक्र ग्रह की तरह क्या होते, बहुत अधिक गर्म होते। लेकिन ये क्या होंगे, मुख्य रूप से सूर्य से दूर होंगे, तभी तो बर्फ और हिमानी के रूप में दिख पा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित असमकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। घूमते तो हैं ये सूर्य के किनारे किनारे, क्योंकि जितने भी धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉइड जो भी कुछ है, अगर वो हमारे सौरमंडल का हिस्सा है तो नो डाउट वो हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहा होगा, तभी तो उसे हम सौरमंडल का हिस्सा मानते हैं। अगर वो परिक्रमा नहीं करता तो हम उससे सौरमंडल का मतलब सौरमंडल का ऑब्जेक्ट नहीं मानते। तो यहाँ पे समझते हैं, धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो
तो गर्म होकर इनमें से गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पुच्छ लाखों किलोमीटर लंबी होती है और धूमकेतु में सामान्यतः दो पुच्छ होती है, एक होती धूल कणों से युक्त और दूसरी होती है आयोनाइज्ड। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है और विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पुच्छ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होता है, सूर्य की विपरीत दिशाओं में होता है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती। जो सौर हवाएं, जो सोलर फ्लेयर होते हैं ना, जो सोलर पे आग के गोले थे, उनकी हवाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जबकि धूल कणों से युक्त जो पुच्छ होते हैं वो सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव में बढ़ती है। धूमकेतु के शीर्ष को कोमा कहते हैं। धूमकेतु मुख्यतः कुइपर बेल्ट यानी और ऊर्ज क्लाउड यानी ओर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं, ऊर्ट क्लाउड में। नेपच्यून ग्रह के परे कुइपर बेल्ट के धूमकेतु लघु अवधि के धूमकेतु होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो ये देखेंगे आप, ये रहा आपका वरुण और इसके पीछे ये जो बेल्ट दिख रही है ये आपकी क्या हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, कुइपर बेल्ट हो जाएगी और इसी में आपको धूमकेतु देखने को मुख्य रूप से मिलेंगे। तो आप समझ गए इसको। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिख रहा है कि नेपच्यून ग्रह के परे कुइपर बेल्ट के धूमकेतु लघु अवधि के धूमकेतु होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करने में 200 वर्ष से कम समय लेते हैं। जैसे लघु अवधि का हेली धूमकेतु पृथ्वी से 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। कितने वर्ष के अंतराल पे? 76 वर्ष के अंतराल पे। सौर मंडल के बाहरी छोर पर स्थित उल्ट क्लाउड से आने वाले धूमकेतु दीर्घ अवधि के धूमकेतु कहलाते हैं। ये उल्ट क्लाउड से आने वाले दीर्घ अवधि के धूमकेतु सूर्य का एक चक्कर लगाने में 30 मिलियन वर्षों का समय ले लेते हैं और अभी तक ज्ञात सर्वाधिक दूरी पर स्थित कक्षा वाला जो धूमकेतु है वो लगभग 2.5 लाख लिखा है, 2,50,000, हाँ, 2.5 लाख वर्षों से अधिक समय सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में करता है और हमारा पृथ्वी 365 दिन में। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है और ये 2.5 लाख वर्षों में लगाएगा, तो कितना दूर है। हेल बॉब उच्छल तारा धूमकेतु है जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल के द्वारा की गई थी और थॉमस बॉब के द्वारा की गई थी, इसीलिए इन दोनों के नाम पे हेल बॉब को मिलाकर उच्छल तारे का नामकरण कर दिया गया है। तो चलिए अब हम इसके और आगे चलते हैं। ये सब कोई जानकारी की चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे पूछा जाए। अब हम सीधे चलते हैं इसके, तो ये तो आपने धूमकेतु को समझ लिया। अब हम समझेंगे उल्का पिंडों को। अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण को मेटेरॉइड्स कहते हैं। जब ये पृथ्वी या अन्य ग्रह जैसे कि मंगल आदि के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो अत्यधिक गति एवं घर्षण के कारण जल उठते हैं और इन्हें फिर हम मिटियोर्स यानी कि उल्का कहने लगते हैं। और ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर के सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार, मतलब फॉलिंग स्टार या शूटिंग स्टार यानी जलने वाला या टूटने वाला तारा हम कहते हैं। तो आज के बाद याद रखना, जब भी आपको आकाश में कोई ऐसे टूटते हुए तारे दिखें या जो है कि कोई एक रेखा दिखे लाइट जिसमें चमक रही हो, तो वो उल्का होगा, कोई और कुछ नहीं होगा। उल्का पिंड होंगे जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे और जलने लगे हैं। सामान्यतः ये पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यधिक गति एवं घर्षण से पृथ्वी सतह पर पहुंचने से पूर्णतः जलकर राख हो जाते हैं पहुंचने से पहले, परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। और ये जहाँ पर गिरते हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में गड्ढा कर देते हैं। कभी कभी तो किसी बिल्डिंग या कभी किसी ऐसी जगह गिर जाते हैं जहाँ पे जन धन की हानि भी होती है, लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि छोटा मोटा पत्थर नहीं दोस्तों, बहुत ही बड़ा पत्थर है। आप ये भी कह सकते हो कि एक शहर में आधे शहर के बराबर पत्थर गिर सकता है, इतना बड़ा होता है। तो ये छोटा पत्थर नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे बात करेंगे अगर हम धूमकेतु के बारे में। यहाँ प्रश्न हमारा पहला है, तो पहला प्रश्न है आपका, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है। धूमकेतु की जो पुच्छ होती है ना, मतलब पूंछ, वो सूर्य से अलग दृष्ट होती दिखती है। क्यों ऐसा होता है? जैसे जैसे, तो ऐसा क्यों होता है कि सी ऑप्शन हो जाएगा कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त होती है, यानी अलग तरीके से दिखती है। काफ़ी टफ स्टेटमेंट दिया था दोस्तों। अगला है हेल बॉब। हेल बॉब किसका नाम है भाई? एक पुच्छल तारे का है, जो कि एक वैज्ञानिकों के नाम पर इसको नामकरण किया गया है। और अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से टकराया था। किससे टकराया था? बृहस्पति से टकराया था। और उल्का क्या होते हैं? उल्का
बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश होता है, जो बचे हुए द्रव्य होते हैं या पदार्थ उनका अंश होता है, जिसको हम लोग सामान्यतः टूटने वाला तारा भी कहते हैं। अर्थात उल्का आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल प्रकाश की चमकीली या चमकीली लकीर सदृश होते हैं, मतलब दिखते हैं चमकीली लकीर की तरह, और जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही यह सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। तो ये तो था आज की क्लास का लेक्चर हमारा, और कल की क्लास में हम लोग अब शुरू करेंगे पृथ्वी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी, और इसमें हम सबसे पहले अक्षांश, देशांतर, ये सभी चीज़ों को समझेंगे। हालांकि हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी समझा था, लेकिन यहाँ पर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत हम डिटेल से और समझेंगे, वर्ल्ड मैपिंग के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से, ताकि आपकी समझ और भी अच्छी हो सके, अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। तो अगर आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो आप व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप पीडीएफ की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।